जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैथ एवं साइंस की क्लास 6 to 8 की प्रैक्टिस सेट को। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की परीक्षा देने जा रहे हो या बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 की तैयारी करने जा रहे हो तो ये वीडियो जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ये जो है दोस्तों हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है और इस प्रैक्टिस सेट में 80 क्वेश्चन दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें से 40 जो क्वेश्चन है वो मैथ के हैं और 40 जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो विज्ञान के दिए गए हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों केवल विज्ञान के जो क्वेश्चन दिए गए हैं यानी साइंस के उसको मैं डिस्कस करूंगा। गणित के जो क्वेश्चन है दोस्तों आपको घर पे अटेम्प्ट करना है। पीडीएफ का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। टेलीग्राम से आप हमारे जुड़ जाइए, वहां पर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा और वहां से जाकर जो है दोस्तों आप इसे आसानी से बना सकते हैं। फुल डिटेल में यह दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रतिरोध की एसआई इकाई है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो ओम होता है प्रतिरोध की एसआई इकाई। भी इक्वल टू पढ़ा होगा आपने, भी इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है। और ये जो आर होता है ये होता है रेजिस्टेंस और इसका इकाई होता है ओम। न्यूटन किसका होता है? तो यह बल का होता है। कूलम किसका होता है? तो यह आवेश का होता है। जूल किसका होता है? तो यह उष्मा का होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल ये। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? तो किया गया कार्य जो है होगा दोस्तों वह काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो वेलोसिटी कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा है इसका? तो यह 5 मीटर से इसका वेलोसिटी बढ़कर कितना हो गया है? 10 मीटर प्रति सेकेंड हो गया है। तो v2² माइनस v1 का स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम रख दें दोस्तों तो इसका मास कितना है? इसका मास है 4 kg। v2 है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। और v1 है हमारा 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों? 25। तो ये 2 बार में कट गया और 100 में से 25 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 75। 75 गुना 2 कितना होता है? 150। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 150 जूल। नेक्स्ट है कि सार्वत्रिक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी की खोज किसने की थी? तो जी की खोज किसके द्वारा किया गया था? सभी को मालूम होगा जी का जो खोज है यह किया गया था हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। और जी का मान भी आपको याद रखना है। जी का मान कितना होता है? तो जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये मान भी आपको याद रखना है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हेनरी कैवेंडिश। ये जी का मान कहाँ पर होता है? तो ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा होगा तो ध्यान में आ रहा होगा आपको कि दो पिंडों के बीच लगने वाला जो बल होता है वो उनके मास के क्या होता है? समानुपाती होता है। और उनके बीच की दूरी का क्या होता है दोस्तों? व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब वो प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। और इसी कांस्टेंट को हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक के नाम से जानते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। किसने दिया था ये खोज? किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट है ये थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड सवाल है कि एक आदर्श गैस समीकरण के लिए इंथैल्पी में परिवर्तन डेल्टा एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन दिया गया है? सीपी दिया गया ऊष्मा क्षमता स्थिर दाब पर और सीपी दिया गया ऊष्मा क्षमता स्थिर आयतन पर। तो अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका डिटेल जो है दोस्तों पीडीएफ में दिया गया है, आप वहां से जाकर इसको कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन की गति के पहले नियम को दर्शाता है? तो न्यूटन की गति का पहला नियम क्या कहता है दोस्तों? कि जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। ये न्यूटन के प्रथम गति का नियम है। न्यूटन के प्रथम गति का नियम क्या कहता है? कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो यह इसका करेक्ट आंसर होगा। जब एक बस अचानक शुरू होती है तब यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। रॉकेट लॉन्च जो करना है वो न्यूटन का तृतीय जो गति का नियम है उससे रिलेटेड है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है 46 नंबर निम्न में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? घर्षण बल के बारे में सही नहीं पूछा जा रहा है। तो घर्षण वह बल है जो संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति का विरोध करता है। तो बिल्कुल सही है ये। तो वह घर्षण बल जो किसी सतह पर चलने
का कार्य करता है, स्लाइडिंग घर्षण कहलाता है, यह भी बिल्कुल सही है। मशीनों में घर्षण ऊर्जा का अपव्यय और टूट फूट का कारण है, बिल्कुल यह भी सही है। रोलिंग जो घर्षण है स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक है। मशीनों में बॉल बेयरिंग में घर्षण कम होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है दोस्तों। आपको ये क्रम याद रखना है कि सबसे ज्यादा घर्षण बल किस में होता है, तो यह होता है स्टैटिक में, याद रखेंगे। उसके बाद क्या होता है, स्लाइडिंग में होता है, और सबसे कम किस में होता है, तो यह होता है रोलिंग फ्रिक्शन। यानी क्रम देखें तो सबसे ज्यादा घर्षण बल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन में, उसके बाद स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और सबसे कम किस में होता है, रोलिंग फ्रिक्शन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि घन वस्तु में ऊष्मा चालन का दर खाली स्थान पर निर्भर नहीं करती है। तो घन वस्तु में ऊष्मा चालन का जो दर है दोस्तों वह घर्षण पर निर्भर नहीं करती है। करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया था। तो ध्वनि के भौतिक सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम दिया गया था किस भौतिक वैज्ञानिक के नाम पर, तो वे थे हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज। तो इन्हीं के नाम पर जो है ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक दिया गया था, हर्ट्ज कहा जाता है। सभी लोग मालूम होगा कि ध्वनि की आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है, हर्ट्ज, और इन्हीं के नाम पर यह दिया गया था। नेक्स्ट है कि प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो प्रकाश का जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम जो थ्योरी है, वो किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था मैक्स प्लांक्स क्वांटम के द्वारा। याद रखना है कि मैक्स प्लांक्स के द्वारा क्वांटम थ्योरी दिया गया था, और इन्होंने जो थ्योरी दिया था वो कौन सा है, E बराबर एच म्यू। याद रखेंगे E बराबर एच म्यू का जो सिद्धांत दिया गया था वो प्लांक्स के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का प्रयोग किस में किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, तो इसका उपयोग हम लोग करते हैं वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में इसका हम लोग उपयोग करते हैं, कन्वेक्स मिरर का। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पदार्थ के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पदार्थ के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पदार्थ के कणों के बीच कोई आकर्षण बल नहीं होता, पहला ही स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है। दूसरा भी देख लेते हैं कि पदार्थ के कण द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं, बिल्कुल सही है कि पदार्थ के जो कण होते हैं द्रव और वायु में सतत स्थानांतरित होते हैं। पदार्थ कणों से बना होता है, बिल्कुल सही है। पदार्थ के कणों के बीच अंतर होता है, यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। ठोस के कणों के बीच अंतर काफी कम होता है, उससे ज्यादा अंतर होता है किसमें, गैस के कणों के बीच में, और द्रव के कणों के बीच में, और सबसे ज्यादा कणों के बीच में अंतर किसमें होता है, गैस में। याद रखेंगे दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से अर्ध धातु के सही युग्म का चयन कीजिए। यानी अर्ध धातुएं आपसे पूछी जा रही है, कौन सा है, तो सिलिकॉन और जो जर्मेनियम होता है उसे हम लोग अर्ध धातुओं के नाम से जानते हैं, यानी अर्धचालक के नाम से जानते हैं। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, सेमीकंडक्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है कि एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है, यदि उसके नाभिक में 146 न्यूट्रॉन हो तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। तो आपने पढ़ा होगा Z बराबर क्या होता है, P प्लस N होता है। एटॉमिक मास इक्वल टू कितना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास हमारा कितना है, 298 है। नाभिक में न्यूट्रॉन हमारे कितने हैं, 196 है। तो यहाँ से आप आसानी से प्रोटॉन निकाल सकते हैं। प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 298 माइनस 196। तो अगर आप इसको घटाएंगे दोस्तों तो यह कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 201, यानी 102 उसमें क्या होंगे, परमाणु संख्या होंगे। यानी प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहा जाता है, परमाणु संख्या कहा जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेडॉक्स अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है, वैसे अभिक्रिया को हम लोग, यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ जो होता है उसे हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान होता है। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लवणों का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, इनका मान होता है दोस्तों कितना, 7। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक लक्षणों के आधार पर अवरोही क्रम में रखने पर प्राप्त होने वाले विकल्प का चयन कीजिए। सोडियम है, सिलिकॉन है, क्लोरीन है, मैग्नीशियम है और अल्युमिनियम है।
तो इनको आरोही क्रम में सजाना है। कैसे? धात्विक लक्षणों के आधार पर इनको सजाना है। तो सबसे ज्यादा जो धात्विक लक्षण पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? तो सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों, याद रखना है, सोडियम में। यहाँ पर सोडियम में सबसे ज्यादा पाया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? मैग्नीशियम में पाया जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम में। उसके बाद सिलिकॉन में। और सबसे कम किस में होगा धात्विक लक्षण? क्लोरीन में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का आपको सूत्र भी याद रखना है, क्या होता है? CaOCl2, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये बनता कैसे है? तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, याद रखना ये कैसे बनता है? तो जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन से हम लोग अभिक्रिया कराते हैं तो यह बनता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट है, कॉस्टिक सोडा का उपयोग सामान्यतः खाली स्थान में नहीं किया जाता है। तो कॉस्टिक सोडा का जो उपयोग है हम लोग किस किस में करते हैं? तो कपड़ा उद्योग में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट उद्योग में भी इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं कॉस्टिक सोडा का, ठीक है। और कागज एवं लुगदी उद्योग में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नहीं किया जाता है तो किसमें? अमोनिया निर्माण में जो है दोस्तों कॉस्टिक सोडा का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं। कॉस्टिक सोडा क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे इसका सूत्र, कॉस्टिक सोडा किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है? तो इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को सेट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है हम लोग हड्डियों को, टूटी हुई जो हड्डियां रहती हैं दोस्तों, उसको सेट करने के लिए करते हैं। इसका उपयोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। यह भी सही है कि इसका उपयोग हम लोग पेंटिंग से पहले सतहों को चिकना बनाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है कि इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों गलत है कि इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड के नाम से हम लोग जानते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन मूर्तियों के लिए संचक यानी कास्ट बनाने में किया जाता है। यह स्टेटमेंट सही है। गलत पूछा जा रहा था तो इसका गलत आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। बात हम करें दोस्तों कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है ये आपको याद रखना है। तो ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। याद रखना इसे क्या कहा जाता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट जो डाइहाइड्रेट होता है या कैल्शियम सल्फेट जो डाइहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? वो कहलाता है जिप्सम। क्या कहलाता है? ये कहलाता है जिप्सम, ना कि प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब हम जिप्सम को गर्म करते हैं तो क्या बनता है हमारा? कैल्शियम सल्फेट सेमीहाइड्रेट, जिसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग रोधी इस्पात यानी स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो टंगस्टन जो होता है इसमें उपस्थित नहीं होता है। लोहा जो है इसमें उपस्थित होता है, क्रोमियम भी होता है और निकेल भी होता है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि लसिका आंतों में पचित और अवशोषित खाली स्थान का परिवहन करती है। तो लसिका किसका परिवहन करती है? तो लसिका जो है दोस्तों वसा का परिवहन करती है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है लार एमाइलेज यानी सलेवरी एमाइलेज खाली स्थान के पाचन में मदद करता है। तो किसके पाचन में यह मदद करता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो लार जो है स्टार्च के पाचन में क्या करता है? मदद करता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यह किसमें स्टार्च को किसमें चेंज करता है? सलाइवरी एमाइलेज। तो स्टार्च को जो है यह माल्टोज में चेंज करता है। याद रखना है यह स्टार्च को माल्टोज और डेक्स्ट्रीन में तोड़ देता है। किस में तोड़ देता है? तो डेक्स्ट्रीन में ये क्या कर देता है दोस्तों? एमाइलेज ब्रेक कर देता है, याद रखना है। नेक्स्ट है मानव शरीर में वसा का पाचन मुख्यतः खाली स्थान में होता है। तो मानव शरीर में वसा का जो पाचन होता है वह कहां पर होता है? छोटी आंत में होता है दोस्तों, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? तो इसका नाम क्या है? तो वह है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का
थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को क्या करता है दोस्तों, यह बंद करने का कार्य करता है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और याद रखना है प्लेटलेट्स का जो निर्माण होता है वो कहां पर होता है, तो यह होता है बोन मैरो में। कहां पे होता है, बोन मैरो में। तो ये भी पॉइंट याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। तो कौन सी मानव कोशिका जो है अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है, तो वह है WBC यानी व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, यानी श्वेत रक्त जो कोशिकाएं होती है वह अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। नेक्स्ट है, आंतरिक गति निर्धारक मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कहां स्थिर होता है। तो यह कहां पर स्थित होता है, तो यह होता है दिल में यानी हार्ट में स्थिर होता है। नेक्स्ट है कि किसका प्राथमिक कार्य मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थ का उन्मूलन करना है। तो यह किसका कार्य है, तो यह काम है किडनी यानी वृक्क का काम है दोस्तों। क्या करता है, ये मूत्र के उत्पादन से खून से अपशिष्ट पदार्थों का क्या कर देता है, यह बाहर निकालने का यह कार्य करता है। कौन, किडनी। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन हमारा, खाली स्थान खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है आपको। तो खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है, तो यह नियंत्रित करता है मज्जा। कौन नियंत्रित करता है दोस्तों, तो यह करता है मज्जा। याद रखना है आपको। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मज्जा का नाम क्या है, तो इसका नाम है मेरु रज्जु के नाम से आप लोगों ने सुना होगा मेरु रज्जु, तो उसी को कहा जाता है मज्जा भी। मैं लिख दे रहा हूँ, मज्जा या मेरु रज्जु भी इसे कहा जाता है, मेरु रज्जु। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन की अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो बना है। तो यह किससे बना होता है, तो यह बना होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। अस्थि कोशिकाएं जो होती है किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस से। राइट आंसर की बात करें तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आयरन जो है गुड़ में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 71 नंबर क्वेश्चन है कि मेगा लोबाब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो यह विटामिन B9 की कमी के कारण होता है दोस्तों। याद रखना है, इंपॉर्टेंट यह सवाल है। विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, तो त्वचा फटना। त्वचा जो फटता है हमारा वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन B2। विटामिन C की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी नामक रोग होता है। और ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी। याद रखना है, रतौंधी नामक जो बीमारी है वह विटामिन ए की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है, आपको पहचान कर बताना है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं। तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, बिल्कुल है। टिटनेस जो है जीवाणु से होने वाला रोग है, बिल्कुल से। टाइफाइड जो है जीवाणु से होने वाला। खसरा जो है जीवाणु से नहीं बल्कि विषाणु विषाणु से होने वाला क्या है दोस्तों, रोग है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। विटिकल्चर क्या है, तो विटिकल्चर के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, तो अंगूर की खेती करते हैं दोस्तों विटिकल्चर के अंतर्गत। सब्जियों की खेती किसके अंतर्गत किया जाता है, तो यह होता है ओलेरी कल्चर। कौन सा, ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर में हम लोग सब्जियों की खेती करते हैं। फूलों की खेती क्या कहलाता है, तो फ्लोरी कल्चर। क्या कहलाता है, फ्लोरी कल्चर। तो याद रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। नेक्स्ट है, केसीन एक प्रोटीन है जो खाली स्थान में पाया जाता है। तो केसीन जो प्रोटीन है वह दूध में पाया जाता है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से किस जीव में लिंग का निर्धारण आनुवांशिक रूप से नहीं होता। तो किस जीव में लिंग का जो निर्धारण होता है आनुवांशिक रूप से नहीं होता है, तो तितली में तो होता है, गौरैया में भी होता है, स्लव यानी मौत में भी होता है। घोंगा में जो है दोस्तों जीव में लिंग का जो निर्धारण है आनुवांशिक रूप से नहीं होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। और घोंगा किस संघ का है, याद रखना है यह है मोलस्का संघ का।
मोलस्का संघ का यह जीव है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है। मोलस्का का उदाहरण पूछा जा रहा है कि कौन सा मोलस्का का उदाहरण नहीं है। तो याद रखना है, सीपी जो है मोलस्का का उदाहरण है, घोंगा भी हम लोगों ने देखा था, ये भी मोलस्का का उदाहरण है। ऑक्टोपस जो है दोस्तों, ये भी मोलस्का का उदाहरण है। सतपात जो है दोस्तों, वह मोलस्का का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह जो है ऑर्थोपोडा संघ का यह जीव है सतपात। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना है। हालांकि मैं इसका पीडीएफ जो है दोस्तों टेलीग्राम पर दे दूंगा, फुल डिटेल इसका दिया गया है, तो आप वहां से इसे देख लेंगे और उसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। तो कौन से पौधे को जो है जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा के पौधे को हम लोग जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं कर सकते हैं। 78 नंबर। और स्पाइरोगैरा क्या है, याद रखना है, यह एक शैवाल है। और इस शैवाल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किससे एक औषधीय पौधा माना जाता है। तो किसे एक औषधीय पौधा माना जाता है, ये आसानी से जवाब दे सकते हैं आप। नीम को जो है एक औषधीय पौधा के रूप में हम लोग जानते हैं, औषधीय पौधा इसे क्या किया जाता है, माना जाता है। नेक्स्ट है हमारा 79 नंबर क्वेश्चन की जड़ों की जल अवशोषित करने वाली अधिचर्मी कोशिकाओं में प्रायः लंबे रोमों जैसी संरचना यानी हेयर लाइक पार्ट्स क्यों पाई जाती है। यह पूछा जा रहा है कि जड़ जो होते हैं उसमें हेयर लाइक पार्ट क्यों पाया जाता है, लंबे रोमों वाली हेयर लाइक पार्ट क्यों उसमें पाया जाता है। करेक्ट आंसर है कि अवशोषण के लिए उपलब्ध सतह क्षेत्र में वृद्धि करने के लिए जो है दोस्तों इसमें हेयर लाइक पार्ट्स पाया जाता है जड़ों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। और आज के डिस्कशन का जो हमारा लास्ट सवाल है वो है दोस्तों कि श्वसन के दौरान पत्तियों के किस भाग में प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है कि श्वसन के दौरान जो रंध्र होता है जिसे हम लोग स्टोमाटा के नाम से जानते हैं, उसमें प्रचुर मात्रा में गैसीय विनिमय होता है दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरा फुल डिटेल दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो चाहे साइंस के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फुल डिटेल इसमें दिया गया है। तो आप यहाँ से जाकर आसानी से पीडीएफ डाउनलोड करके बना सकते हैं और समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।